हो गया? अब श्रेया करिए, हाँ सर हो गया। अब उसको मंगोल भी कहा है। देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भारत में मिट्टी संरचना जितने सब आ चुके हैं, ठीक है। उसके आगे मिट्टी का वर्गीकरण लिख सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदाओं को 8 प्रमुख एवं 27 उप प्रमुख, यानी ये प्रमुख, इसको गौड़ भी कहते हैं, ठीक है। 8 प्रमुख एवं 27 उप विभागों या उप प्रमुख या गौड़ भागों में विभाजित किया है या वर्गीकृत किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों या मृदाओं को 8 प्रमुख तथा 27 उप प्रमुख ब्रैकेट में गौड़ भागों में वर्गीकृत किया है। ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा चुका है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, दूसरा नहीं, तमाम विद्वानों ने मिट्टियों का वर्गीकरण किया है, लेकिन जब कोई भी विद्वान थे उनका वर्गीकरण करने के बाद जब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्गीकरण किया तो तमाम मिट्टियों को मिला के केवल 8 पार्ट में डिवाइड किया। तो उन 8 का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कितने प्रमुख भाग में भारतीय मिट्टियों को डिवाइड किया। प्रवक्ता में आ चुका है, जीएस में आ चुका है, ठीक है। 8 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया है, ठीक है। ये पानी नहीं बनता, दिन कितना पानी पीते भाई तुम लोग? चलो देखो, फुल स्टॉप। इन प्रमुख मृदाओं में पहला जलोढ़, दूसरा लाल, तीसरा काली, चौथा पर्वतीय, पांचवा मरुस्थलीय, छठी लैटराइट, सातवां बनियन मिट्टी, वन मिट्टियां, ठीक है। एवं सातवां पीट मिट्टी, ठीक है। ये है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 8 मिट्टियां, ठीक है। इन सबका एक लिख लो, एक एग्जाम लायक 5-6, जैसे आप जनसंख्या पढ़ते हो, जनसंख्या हो, क्षेत्रफल हो, घनत्व हो, लिटरेसी रेट हो, सब राज्यों का पूरे तो आपको नहीं पता, लेकिन कभी ऊपर से लिख लिया जाता है। तो ऊपर से लिख लो मिट्टी प्लस उसका प्रतिशत, ऐसे लिखो, ऐसे कम है, मिट्टी प्रतिशत संपूर्ण क्षेत्रफल का, ठीक है। ऐसे 4-5 लिख लो, 1, 2, 3, 4, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि कौन मिट्टी है, उसका परसेंटेज क्या है, ठीक है। मान लो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़, अब लिखाएंगे जलोढ़ क्या है, ठीक है। वो लिखो 43.4%। डाटा चक्कर बहुत बकवास, डेटा चक्कर में लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरा है लाल मिट्टी, रेड सॉइल, 18.6 समथिंग है, 18.6% है।
तीसरा है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। 15.2 15.2 लिखा नहीं, सबको लिख दो क्या, सुन लो। 15.2 चौथा मरुस्थलीय मिट्टी। 14.6 14.6 14.6 अगला है पर्वतीय मिट्टी 11.7 11.7 इतनी मिट्टियां जो कि 5 मिट्टियां जो कि जो बड़े अनुपात में काम करती है भारत में, मरुस्थली हुई, सब बाकी पीट है। तो 3 समूह का अनुपात अपेक्षित रूप से ज्यादा है, तो ज्ञान में ऐसे आते हैं ऊपर से मिट्टी हटा देगा 1 2। अब ऐसे पूछते लाल काली होकर के वजह कंफ्यूज होने का डर होता है। जलोढ़ सब जानते हैं, जलोढ़ है जलोढ़ है जलोढ़ है, लेकिन ऑप्शन में हटा के जलोढ़ दे दिया कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक मिट्टी कौन है, लाल काली पर्वती और जैसे करके, तब आप कंफ्यूज होते हो, उसमें कठिन वहां बनता है। पहला सब जानते हो तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक है। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछता है कि सबसे अधिक मिट्टी एग्जाम में आ चुका है, नेपाल में मैं कोई लड़का से पूछा था तब बताया था, कोई क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे अधिक मिट्टी भारत में का विस्तार किस मिट्टी का है, तो उसमें जलोढ़ ऑप्शन नहीं था, तो जलोढ़ हो गया। लेकिन जिस ऑप्शन में जलोढ़ ना हो तब कंफ्यूजन होगा, लाल काली लोटी ये सब लगभग आस पास की मिट्टियाँ हैं, तो इसको 4-5 तक याद कर लेना, ठीक है, ताकि याद में सहूलियत रहे याद में। जलोढ़ के बाद ठीक है, जैसे आप वायुमंडल का कंपोजिशन में पढ़ते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जानते हैं, लेकिन उसके नीचे कंफ्यूजन होती है, एग्जाम में वो पूछ देता है, एग्जाम नीचे पढ़ता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद, तब कंफ्यूजन होता है भाई आपको आर्गन नियॉन हीलियम ये पूछ देता, तब दिक्कत होती है इसमें से कौन है, ठीक है, तो आपको वहां ध्यान देना होता है, ठीक है। चलो मिट्टी लिखो, जलोढ़ लिखाई बताएंगे, रेगू ब्लैक को ही रेगू को जलोढ़ को रेगू करता है, ब्लैक जो काली कपास मिट्टी लिखाते हैं वो लिखाएंगे, तब आपको समाधान हो जाएगा। और कई बार ये एग्जाम में पूछता है ये रेगू कपास मिट्टी का हिस्सा है, ये आपको जो एग्जाम के पर्पस रहेगा, मैं छोड़ता नहीं, इसलिए कभी भी मेरा क्लास मेरा सिलेबस थोड़ा लंबा खींचता है। हमारा उद्देश्य ये होता है, हमारा पढ़ने का तरीका भी यही रहा है कि जब मैं पढ़ता रहता था तो पढ़ता रहता हूँ था क्या, तो अंडरलाइन भी तगड़ी होती है, कोई चीज़ छूटे ना। जैसे मैंने कहता हूँ कि आप वो परीक्षा वाली की बुक ले लीजिए, हर चीज़ के, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, साइंस के का, सब पढ़ लो और उसको पढ़ो, इतना बढ़िया अंडरलाइन करके पढ़ो पहले बार में कि दूसरा बार आपको जो अंडरलाइन हुआ वही पढ़ना पड़े। अब आप पढ़ते समय जब बुक लिए पढ़े, ब्रीफली अंडरलाइन किए, कुछ छूट गया, एग्जाम अगली बार जो अंडरलाइन नहीं किए वही एग्जाम में आगे, तब तो बेकार रहता है। तो इसलिए जब एग्जाम जब बुक पढ़ा करे कोई, चाहे परीक्षा वाली पढ़ी चाहे जो भी बुक पढ़ना हो, अंडरलाइन तगड़ा करिए, बाकियों की बाकी जब छूट जाए ना उसको दोबारा देखने की जरूरत न पड़े। ये नहीं कि कुछ जल्दी जल्दी बुक पढ़े, दिमाग बुक में है, नजर बुक पे है, दिमाग पता नहीं कहाँ है, तो आपका ध्यान से निकल जाते हैं क्वेश्चन। एकाग्र होकर पढ़ो, अंडरलाइन तगड़ा करके पढ़ो कि क्वेश्चन अगर बने कहीं से तो आपके अंडरलाइन से छूटे ना, नहीं जब क्वेश्चन छूट जाएगा आप वहाँ से पढ़ के निकल जाओगे और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको पढ़े क्या। इसलिए मैं जब कहता हूँ मैं दिखाता भी हूँ, थोड़ा विस्तृत दिखाता हूँ कि अगर आप उसको देख लोगे तो नदी मिट्टी जब पढ़ा दो तो मिट्टी मैं बता रहा हूँ कि आपको मिट्टी कहीं दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं कि चलो मिट्टी देखा कहीं और मिट्टी देखा, एग्जाम उससे बाहर नहीं आएगा, भारत की मिट्टी के बारे में इतना मैं पढ़ा दूंगा। अगर मैं चाहूँ सभी पढ़ा जल्दी जल्दी कोर्स करने के लिए जो जो निर्धारित होता है कि यहाँ जल्दी, अरे एक दिन मिट्टी कैसे खत्म हो जाए एग्जाम के पर्पज से, लेक्चर मारने तो बहुत कुछ खत्म हो सकता है, तो ये पढ़ाओ ऐसा कि वो एग्जाम में भी आ सके, हमारा उतना दूर से आना सफल हो,
हम आए तो 10-20 क्वेश्चन जब मिट्टी के पास जब मिट्टी का क्वेश्चन आए तो हमें दोबारा नहीं देखना पड़े, ये नोट्स खोलने मिल जाए। ये चीज मेरा उद्देश्य रहता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी पॉइंट वाइज में लिखना, सब पॉइंट वाइज उसमें एग्जाम के बाद सब पॉइंट देखो। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला सवाल लिखो। यह मिट्टी पश्चिम में सतलज नदी से प्रारंभ होकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक विस्तृत है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक विस्तृत है। लिखो, इसके अतिरिक्त नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तथा तटीय एवं डेल्टाई क्षेत्रों में भी इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला सवाल लिखो। इसका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्र से प्राप्त मलवा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए अवसादों से हुआ है। क्या आप देखे हो जैसे कि ये जो नदियां हैं सब, ठीक है, इसको सहायक नदियां हैं सब, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, ठीक है, ये सब या तो ये जो हिमालय के क्षेत्र से और प्रायद्वीप पठार का जो सेडिमेंट है ये हुए, और जब कोस्टल में है और डेल्टाई क्षेत्र में, इनको इन सब क्षेत्रों से जो तटीय क्षेत्र जो अपसारी सागर, अपसारी मतलब जो पीछे हटे, दो होता है, अभिसारी होता है जैसे ऐसे है, रोलर ये अपसारी हो गया, ठीक है, अपसारी
हट गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जब सागर तट पीछे हटता है तब यहाँ से निर्मित है, जो कि आप इसके पश्चिमी तट पढ़े हो ना उसमें भूआकृति में भारत विभाजन में, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, यहाँ भी आपका जलोढ़ मिट्टी कम अधिक मात्रा पाई जाती है। बाकी ये तो पूरा बेल्ट है नदी। जलोढ़ मतलब जल द्वारा उठा के लाई गई, ठीक है, जलोढ़ होता है। आगे लिखो, जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूना की पर्याप्त मात्रा होती है। पोटास एवं चूना की पर्याप्त मात्रा होती है। परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस मीन्स जीवाश्म, ब्रैकेट में जब जीवाश्म लिखोगे ह्यूमस, जीवाश्म की कमी होती है। एग्जाम में आ चुका है सीपीएफ में, यूपीएससी के एग्जाम में। मिट्टी पूरा क्राइटेरिया देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्टेटमेंट गलत है या कौन स्टेटमेंट जलोढ़ मिट्टी के बारे में सही नहीं है, ये सब देखिए कि ये जो कितना विस्तार है इसका ये है, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा कि इन तत्वों कमी, इन तत्वों का अधिकता है, वहां रिवर्स कर दिया। तो आपको याद रहेगा तो सही कर पाओगे, ठीक है। यूपीएससी के एग्जाम में आप देखते हो कि वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम होता है। 100 क्वेश्चन है तो 10 से 15 ज्यादा आपको वन लाइनर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बाकी कुछ आपके स्टेटमेंट लंबे रहेंगे, 1 2 3 सही, 2 3 4 सही, ऐसे मिलेंगे। और जो आप जैसे नीचे एग्जाम आप आते जाते हो, चाहे लेखपाल का हो और हो, तो वन लाइनर क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। और जो 1 2 3 2 3 4 सही क्वेश्चन बहुत रेयर क्वेश्चन मिलते हैं। इसीलिए उसका यूपीएससी की मेरिट ऊपर चढ़ती है। 100 में 50 मार्क कर दिया, आपका फ्री हो जाएगा। आइए में बात कर 55 53 55 पेपर ऊपर नीचे हुआ, और दूसरे में आप 70 80 पढ़ाओ तब भी नहीं होता। तो पेपर स्टैंडर्ड की बात है। और जो लड़का बढ़िया पढ़ता है, लड़का लड़की कैंडिडेट, अगर एग्जाम में कठिन क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए अच्छा होता है जो बढ़िया पढ़ता है। सरल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो पढ़ने वाले के लिए नुकसान है। क्यों? क्योंकि वो तो सब कर लेते हैं, जो हम विशेष पढ़े हमारा कोई काम हुआ नहीं। इसलिए यूपीएससी में जो सिलेक्ट होते हैं वो माना जाता है कि सेंसिटिव लोग, ये नहीं कि तरह हो गया बस केवल सामान्य चीज जो मार्केट पत्रिका गिर के पढ़ लो ठीक है, नहीं हो पाएगा। पहुंचे हो गया लेकिन हो नहीं पाएगा। इसलिए थोड़ा सिस्टमेटिक तैयारी करो। मैं ऐसा कहता हूँ कि बड़ा जाल फेंको, जब बड़ा जाल फेंकोगे छोटी मछलियाँ अपने आप फंस जाएंगी। लेकिन अब छोटी मछलियों को टारगेट रखो लेखपाल का, तो यूपीएससी जीपीएससी के बारे में सोच ही नहीं सकते। ये बड़ा मतलब तैयारी बढ़िया करो, छोटी नौकरी अपने आप नहीं जाएंगी, ठीक है। चलो आगे देखो। इस मिट्टी को 2 वर्गों या 2 भागों बांगर एवं खादर में बांटा जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है, आप किसी छोटा सा बांगर बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है
फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। यह नदियों की घाटियों के, यह नदियों की घाटियों के ऊपरी हिस्सों में पाई जाती है, ऊपरी हिस्सों में पाई जाती है, जहां पाई जाती है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। अगला लिखो खादर मिट्टी। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है, खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है, नवीन जलोढ़ मिट्टी है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा नवीन जलोढ़ का जमाव होता रहता है। नवीन जलोढ़ का जमाव होता रहता है। फुल स्टॉप। निम्न गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का मैदान एवं नदियों का डेल्टाई क्षेत्र में, नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यानी कौन सी मिट्टी होगी? दो हो गई मिट्टियां, एक बांगर एक खादर। यहां कौन मिट्टी होगी? खादर। और मिट्टी होगी बांगर। नदी निचला, आप निचले गंगा मैदान में नहीं हो, आप मध्य गंगा मैदान में हो, ठीक है। निचले गंगा मैदान यानी बंगाल वाला क्षेत्र और डेल्टाई क्षेत्र, ठीक है। ये सब में आपके जहां नदी का बाढ़ से पूरा क्षेत्र डूब जाए या लगभग बाढ़ का पानी आ जाता है, वो क्षेत्र में खादर पाई जाती है। और जो नदियों का ऊपरी क्षेत्र है, यदि क्या इधर बाढ़ आता है क्या? ये बांगर है, ठीक है। और जो डेल्टाई क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और जो बिहार का और जो बंगाल का जो कोसी वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पर नदियों का बाढ़ आता है, घाघरा उगरा वाला ये ऊपर ऊपर भी, तो ये सब आपका खादर में आते हैं, ठीक है। चलो आगे लिखो। अगला मिट्टी लिखो लाल मिट्टी। लाल मिट्टी लिखो। इसका क्या लिखना? यह देश की दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी है या मृदा समूह है। और लिखो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में दक्षिण में तमिलनाडु से,
राजनीतिक क्षेत्र में दक्षिण में तमिलनाडु से उत्तर में बुंदेलखंड तक, तमिलनाडु से उत्तर में बुंदेलखंड तक एवं पश्चिम में कच्छ से पूरब में राजमहल की पहाड़ियों तक, राजमहल की पहाड़ियों तक लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ये है विस्तार इसका तमिलनाडु से लेके, ठीक है, ऐसे ऐसे है, ये सब लाल है, ठीक है। ये देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉइल ग्रुप है, मिट्टी है, ठीक है। अगला क्या लिखो, लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, लाल होता है। अगला क्या नाम लिखो, इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवाश्म यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवाश्म या ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगला सवाल लिखो, इसकी उर्वरा शक्ति कम होने के कारण मुख्यतः मोटे अनाज एवं दलहन तिलहन की कृषि की जाती है। अगला लिखो काली मिट्टी, लिखो इस मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है। इसीलिए ना फुल स्टॉप। इसके अलावा इसे काली कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल चेरनोजम, उष्णकटिबंधीय चेरनोजम
ये काली मिट्टी भी होती है, ये क्या गा चुका है, ठीक है। कोई पैटर्न निकलना, उसका कटिबंधीय चरणोजम, ठीक है। एक एग्जाम आ चुका है यूपीएससी में, क्योंकि मैं देता था, याद है, एक क्वेश्चन आता कि चरणोजम किस भारतीय मृदा का एक नाम है, ठीक है। तो इसको उस कटिबंधीय चरणोजम भी कहते हैं, काली मिट्टी को, ठीक है। इसके कई नाम है, सबसे फेमस नाम रेगूर, ब्लैक सॉइल के बाद रेगूर, चरणोजम और कपास मिट्टी, ये सब बहुत फेमस नाम है इसके, और एग्जाम में कई बार आते हैं। रेगूर नाम आता है प्राय। अगर लिखो इसका निर्माण मुख्यतः, एक मिनट, इसका विस्तार मुख्यतः दक्कन के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। दक्कन के पठारी क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है। ये क्षेत्र है ब्लैक सॉइल, ठीक है। ये क्षेत्र जो है ना, ये ब्लैक सॉइल का क्षेत्र भारत में, इसको आपको प्लेटो ऑफ दक्कन भी कहते हैं, दक्कन का पठार भी कहते हैं, ये है, ठीक है। इसको घेरे रहता है लाल मिट्टी, और ये आपका रोड है, ठीक है। क्या लिखे, दक्कन के पठारी क्षेत्रों में पाया, ठीक। इसका निर्माण मुख्यतः दक्कन के लावा के अपक्षय से हुआ है। दक्कन के पठार के बाद बना दक्कन के लावा लिखो, दक्कन के लावा के अपक्षय से हुआ है। दक्कन के लावा के अपक्षय से हुआ है। यहाँ शुरुआती अवशेष यहाँ पे ज्वालामुखी के मिले हुए हैं। जो दक्कन का पठार आपका है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा ही निर्मित है, और जो ब्लैक सॉइल है वो नेचर में ही है कि ज्वालामुखी से अटैच है, ठीक है। अगला लिखो, लोहा एवं एल्यूमिनियम के, लोहा क्या बनाते हैं, लोहा जो मैं लिखा दूंगा सॉइल, आपको कहीं लिखना नहीं पड़ेगा, मैं दावा कर रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन सॉइल का आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। लोहा एवं एल्यूमिनियम के टिटेनियम लोहा एवं एल्यूमिनियम के टिटेनियम लवणों की उपस्थिति के कारण, लोहा एवं एल्यूमिनियम के टिटेनियम लवणों की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। इस मिट्टी का रंग काला होता है, अगला क्या मैं लिखूं, यह एक उपजाऊ मिट्टी है। यह एक उपजाऊ मिट्टी है जिसमें लोहा एवं एल्यूमिनियम के अलावा मैग्नीशियम,
लोहा एल्युमिनियम का संकेत लिखी हो तुम, श्रेय आपको लग रहा है लोहा के एल कुछ लिखी होगी, ये लिखी हो ना, जान रहे हैं। इतना जल्दी लिख के बैठ जाना लोग भाई, अभी थोड़ा 5 साल का अनुभव है श्रेया, हमको पता है लोहा के एल लिख के एल्युमिनियम लिख के बैठी हुई होगी, मैं बोल रहा हूँ फिर कैसे बैठ जा रही है, जाने का अपना जो विज्ञान पढ़ी है उसका लाभ अब लगा रही है लिखने में। लेकिन एग्जाम में जब आप लोग मेहनत देने का अवसर मिले सजग कहीं भी तो ये विज्ञान मत लगाना श्रेया, वहाँ लिखना कि हिंदी मीडियम हो तो पूरा एल्यूमिनियम लोहा सब्जेक्ट ए करके चला, एग्जामिनर समझे, क्या पता एग्जामिनर केमिस्ट्री में पढ़ा हो, एल का लिख दिए और रासायनिक सूत्र लिख दिया तुम उसमें, तुम तो समझ जाओगे। लेकिन एग्जामिनर से और तरीका भी नहीं होता लिखने का, हिंदी और हिंदी इंग्लिश किसी मीडियम में आप उसका पूरा नाम लिख दो, ब्रैकेट में आप लिखना हो तो लिख दो, ठीक है। लिखिए मैग्नीशियम एवं चूने, मैग्नीशियम एवं चूना या चूने की अधिकता होती है, जबकि इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवाश्म की कमी होती है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, यह मिट्टी भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी, ठोस एवं चिपचिपी और सूखने पर दरार युक्त हो जाती है, सूखने पर दरार युक्त हो जाती है, दरार युक्त हो जाती है। इसलिए इसे, ये अब काम का क्वेश्चन है, इसलिए इसे स्वतः जुताई, सेल्फ प्लगिंग कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। यह भी ज्ञान आ चुका है काली के साथ। स्वतः जुताई मतलब जैसे आपका बारिश में तमाम मौसमी चक्रों से कोई मिट्टी गुजरी, बारिश में हुआ, काली मिट्टी की बात है, बारिश हो गई, चिपचिपी होगी, सूख गई, चिपचिपी हो गई, ठोस हो गई, जब सूखती है तो उसमें दरार पड़ जाते हैं। दरार पड़ने से क्या होता है कि हवा अंदर तक प्रवेश करती है और उसमें जो बैक्टीरिया जो एक्टिव होती है इसलिए उपजाऊ होती है, फिर अपनी टूटती फूटती रहती है। तो स्वतः जुताई इसकी होती रहती है, टूटी, सूखी, चिपचिपी हुई, सूखी, दर्रे फट गया। कभी आप लोग नहीं गए होंगे, आप लोग इधर कभी मिट्टी में दरार पड़ी, आप खेत में देखे हो जो गाँव से जुड़ा हो, देखे हो, ये दरार वैसा कम पड़ता होगा। हमारे क्षेत्र में जाओ, हमारे क्षेत्र में स्पेशली ब्लैक का तो प्रभाव नहीं रहता, मिक्स रूप में आता है, तो आप हमारे यहाँ देखोगे मिट्टी इतना दरार पड़ जाते हैं, हम लोग भोजपुर दरार पड़, इतना आप लोग का नहीं पड़ता होगा, किसी का पैर इतना बढ़ता कि पैर चला जाए, इतना यहाँ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मिट्टी का नेचर अलग है। हो सकता कुछ पड़ता, लेकिन अधिकांश मिट्टी वैसा नहीं होगा। और वो मिट्टी जो बता रहे काली, जब आप साउथ में जाएंगे कभी और तब देखेंगे मिट्टी दरार पड़ती तो बहुत बड़ा दरार पड़ता है। और गर्मी में
जब ये बारिश के पहले मई जून में जो बारिश के पहले उसमें तमाम जीव जंतु निकलते हैं, जैसे बिच्छू, सांप, क्योंकि अंदर रहते हैं। और जब मिट्टी क्या जब अंदर जब दर्रा फटता है तो मिट्टी अंदर तक गर्म फटती है, तो अंदर जो जीव जंतु होते हैं वो गर्मी से बचने के लिए ऊपर आते हैं। तो आप देखेंगे गांव में इधर नहीं, जब जहाँ काली सॉइल या रेड और काली मिक्स होती है जहाँ क्षेत्र में, हम लोग के क्षेत्र में वो मिट्टी दरार पड़े तो, और रात में गर्मी के मौसम में आप अगर बिना पैर चलेंगे तो पक्का कहेंगे आपको बिच्छू डंक मार देगा, बिच्छू या कोई जीव जंतु। लाइट जाके देखो कभी दिख जाओगे, देखो खेत में उसमें चला गया जो दरार फटा। तो इतने क्योंकि धरती जब फटती है तो अंदर से गर्मी बाहर आती है, तो गर्मी में वो सब रहेंगे नहीं, वो सब बाहर आ जाते हैं। तो गर्मी से लोगों को ठंडी में आदमियों के लिए मौसम सेफ है, जीव जंतु से, सांप बिच्छुओं से सेफ है। इसमें नहीं दिखते उतने, ये दिखते हैं लेकिन ठंडी गर्मी में जहाँ वहां दिख जाए पूरी तो है। ठंडी में जहां बेचारे हैं सब सिकुड़े हैं ऐसे, क्यों? वो सब समतापी का एक फिक्स टेम्परेचर है। एक हम लोग समतापी में हम लोग घटाते बढ़ाते रहते हैं, ठंडी में भी रह लेंगे गर्मी में भी रह लेंगे, वो बेचारे खा पी उनका जो प्राकृतिक बनावट है वो एक जगह चले जाते हैं, इतने जगह। अब वो कब जब उनके अनुकूल टेम्परेचर होगा तब वो बाहर आएंगे। और सांप एक ऐसा होता है कि सांप दिख जाता है कभी कभी, लेकिन वो भी सांप इस समय भी आपको जब कहते हैं कि जो फड़िक सांप होता है वो ठंडी में नहीं दिखता। अगर सांप का तुम्हारा जो ओस पड़ जाएगा तो उसके स्किन उसकी टूटने लगेगी, गलने लगेगी, इसलिए वो सब दिखते नहीं, दिखते भी कम है। जब उनको दिखता है कि ओस खत्म हो गया दोपहर 12-1 बजे के बाद, और शाम को फिर काट जाएंगे, जैसे रात में आराम से आप रोड पर ऐसे देखता हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्मी में आपको बच के जाना पड़ेगा, क्या ना कहीं रोड किनारे से खड़े हो सकता है। गांव में आप देखो, गांव जो रहते हैं सब अधिकांश गांव के लोग हैं, घर में चले आते हैं बिच्छू बिच्छू। हम तो सोनभद्र भी गए हैं, कोई सोया चापाई नहीं चिपके हैं सब बिच्छू। अब वहाँ भी बहुत ताजुब नहीं होते, यहाँ मुझे उछल जाती पापे वहाँ, अरे बिच्छू, अरे कहाँ बिच्छू है, बस बार का स्पीस हो गए। यहाँ हम लोग दोबारा सो ना पाए, क्या पता फिर कैसे आ जाए। तो स्थान विशेष के हिसाब से जीव जंतु भी हैं, और समय के हिसाब से। जैसे आपका ये समय फरवरी मार्च आने लगेगा, मार्च अप्रैल ये दिखने लगेगा, तालाब बढ़ने लगेगा। इसमें सांप अगर ये बड़े बड़े लिप्टस पेड़ है, जो चपड़ी है, फॉलो ये तो पक्का मिल जाएगी, क्योंकि यही जो इधर लोग घूमते हैं ना वही इस समय चले जाते हैं। यहाँ ईटा रखा हो उसमें, तो ये सब ऐसी जगह इसमें मिलते हैं कि अपने को बचाते हैं। अब आप वहाँ खोल दो नहीं, लेकिन इस समय जहाँ पड़े हैं 2-4 महीना ऐसे पड़े हैं चुपचाप, न खाना न पीना, काश ऐसा हम लोग भी होते। भोजपुरी में कहावत है कि न रहता पेट न होता भेद। अगर पेट और खाना व्यक्ति ना होता तो हमें नौकरी क्या जरूरत है, क्या है नौकरी जरूरत? अगर हमें होता कि ना एक बार खा लिया 10 साल नहीं खाओगे, तो ना हमें पढ़ने की जरूरत, न खाने की जरूरत, न किसी से मुलाकात की जरूरत। हम बेहतर अपने जिंदगी की तलाश में, तो व्यक्ति अपने बेहतर करने को होता है नहीं मैं और बेहतर जीऊँ, मेरे पास साइकिल है तो मैं बाइक चलूँ, मेरा बाइक है तो मैं 4 व्हीलर चलूँ, मेरे पास 4 व्हीलर है तो और बढ़िया वाली 4 व्हीलर चलूँ। सब इसी के कारण होता है, ठीक है। तो जो चीजें अब जलवायु द्वारा निर्धारित है, चाहे वो क्या हो गया, जो जलवायु द्वारा निर्धारित है वो चीज तो रहेंगी, ठीक है। इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है, सबसे ज्यादा अगर मिट्टी में पूछा जाता है तो कपास, इसको काली कपास, काली सबसे ज्यादा स्वतः जुताई वाली मिट्टी कई बार आ चुका है। कौन मिट्टी अपने नेचर में स्वतः जुताई वाली मिट्टी है? ब्लैक, काली मिट्टी। किसको रेगुल मिट्टी कहते हैं? काली मिट्टी। इसको कपास की मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी। इसको सेलोजन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काली मिट्टी। इतने क्वेश्चन अगर मिट्टियों में आता है क्वेश्चन, आधा मिट्टी तो काली से जुड़ जाता है, इतने काली के गुण है। और हर में आप देखो 3-4 में देखे, जलोढ़ में, लाल में, काली में, सब में जो है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी है, सब में कमी है, और की मिट्टी में कमी नहीं है। तो इन कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? उर्वरक, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फास्फेटी, फास्फेट नहीं यूज करते किसान, जो खेती करते होंगे जानते होंगे, हम पहले जानते थे, हम भूल गए।
तो ये जानते हो कि इसको यूरिया और हाँ आपका नाइट्रोजन की फसल समझाया जाता है। दलहनी फसल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, केमिस्ट्री पढ़ी जाती हो इससे यार। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए दलहनी फसलों को बोया जाता है। प्राकृतिक चक्र जो चक्रीय कृषि की बात होती है, ये सब आपका आता है। ठीक है, चलो आप लिखो। नहीं काली है ना, काली लिखो, हो गया। अगला लिखो, क्या बोल मैडम? चल रहा होगा, हम लोग भी बड़े समझदार हैं, चला लेते हैं। हम लोग की परिस्थिति इससे भी तो है, तो इतने सब आगे टैलेंटेड बैठे हैं, सब चला देंगे, सब नहीं चल रहा है, चला देते हैं सब। अगला लिखिए, लेफ्ट राइट लिखिए, लिखो। इन मिट्टियों का अध्ययन सर्वप्रथम, इन मिट्टियों का अध्ययन सर्वप्रथम कहाँ रह गई थी? बाहर क्या मजा मिलता है भाई ठंडी में? ठंडी में सर ठंडी लग रही थी। आगे ताप रहे हैं लोग, कैरियर को मत तापो। सर बहुत ठंडी लग रही थी, वैसे भी आए थे सर, यहाँ से आए थे तो 1 बजे रात वैसे भी परेशान हो गए थे। और हम तो खुद आते रहते हैं। 1 बजे रात में मतलब सर लग गया, बहुत परेशान हो गए। चलो ठीक, इतना जल्दी कंपटीशन में मत थक जाओ, बहुत संघर्ष करने का है। रात रात व्यक्ति स्टेशन पर वेट करता है। पहले हम लोग भी कंप्यूटर थे, तब आज थोड़ी सुविधाएं हो गई, व्यक्ति एसी चलने लगा ट्रेन से। एक पहले हम लोग भी स्लीपर को बहुत बात समझते थे, जब इलाहाबाद रहते थे आप लोग की तरह। स्लीपर करने का बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, ये सबकी टेंडेंसी है। स्लीपर में हिम्मत नहीं करती, स्लीपर जाने का टिकी आ जाएगा, पकड़ लेगा, तमाम कर लेती है। स्लीपर जनरल में टूएस में ही लगा शानदार यात्रा कर रहे हैं, पता था भाई। सब एक दौर सब गुजरते हैं। हमारे यहाँ कई मित्र जो हम लोग बता रहे हैं आपको, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो सब एसडीएम जब घूमते हैं मैं समझो बहुत बड़े तोप है ना, कतई नहीं। बस चीज़ें थोड़ा सा बेहतर पढ़ लिए, चीज़ें उनके अनुकूल हो गई। हमारे जो मित्र बता रहे हैं, सीतापुर मेरा मित्र बीएससी है, एक मित्र IRS है, 2-3 एसडीएम है, सब हम लोग ऐसी पतली सेकंड पे मेरा मित्र सुनने का, इसलिए मैं जिक्र करता हूँ। मेरा जिक्र करने का उद्देश्य केवल ये होता है कि व्यक्ति निराश न हो। मेरा मित्र सुनंदु सुबह इसमें एडीएम चित्रकूट में है, हम दोनों एक वो उसकी साइकिल मेरे से भी खराब थी ना, मैं अपने साइकिल किसी को बैठाता था कि वो होता कि टायर खराब हो जाए ना, वो बैठा था उसकी। और पतली चक्के आती थी पहले, अब तो नहीं आती, पतली चक्के की आती थी। हम क्या सोचते बैठाओ यार, और यार टूट जाएगी, थोड़ा दिक्कत होगी, तो हम लोग डिक्की खींच खा के चढ़ते थे अपना। लेकिन बाजू एसडीएम हो गया, बाजू सब चीज़ें उसके पास। तो ये नहीं है कि जिसके पास बहुत कुछ है वही IAS होते हैं ना। आप शिद्दत से पढ़ो, ये भी नहीं कि बहुत टॉप क्लास की इंग्लिश मीडियम ये हो, सेंट जेवियर्स पढ़े रहो, जेपीएस पढ़े हो, DPS से पढ़े ना, ये भी चीज़ नहीं। आप पढ़ो सिस्टमेटिक, कितना पढ़ना है वो जानो, ऐसे सिलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमारे साथ हमारी लड़की, हमारे साथ पढ़ी लड़की IAS 3 रैंक हुई, ठीक थी पढ़ने में, ऐसी बात नहीं, ठीक। ऐसा नहीं थी कि उसमें सोने के पंख लगे हुए थे, उसके सब हाथ पे नहीं पंख थे, ऐसी भी बात नहीं थी। इसमें राजस्थान कैडर में तो ऊपर पहुंचे तो है, 9 कैडर में थे, IAS 3 रैंक, युवा सहाय अपने बीच के लोग थे। लेकिन चीज़ें सबका एक होता है कि चीज़ें कुछ पढ़ने का तरीका होता है। मैं कहा हूँ चीज़ें आप बहुत पढ़ रहे हो, टाइम खूब 15 घंटे 18 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन क्या पढ़ रहे हो पता नहीं। एक एक चीज में जब आप ये भी देख लूँ और ये भी देख लूँ, तब ये भी देख लूँ, मैं बहुत कंपैक्ट में तैयारी करूँ। कंप्लीट कभी तैयारी हो नहीं पाती। अगर आप सोचोगे कंप्लीट करके मैं कंपटीशन में आऊँ, कभी नहीं हो सकता। आप एक औसत तैयारी कर लीजिए, कंपटीशन में आएंगे, कंपटीशन में आएंगे, सीखेंगे। और 10-20 8-10 साल का 5 साल का पूर्व वर्षों का पेपर जो देखिए, क्वेश्चन बनते कैसे,
अगर इस चीज का समझ में आ गया कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, तो आपको सिलेक्शन बहुत मुश्किल 2 साल के अंदर मिलेगा, 1 साल के अंदर मिल सकता है। ये चीज समझ में आ जाए कि क्वेश्चन बनते ऐसे हैं। अपने से क्वेश्चन बनाओ कि अगर एक राज्य की राजधानी पूछा है तो हमसे सब राज्य की राजधानी पूछी जा सकती है। एक जल संधि अगर पूछा है तो हमको जो प्रमुख जल संधियां हैं कोई भी पूछी जा सकती है। तो हमको ये जो डोबर पूछा है तो अगली बार डोबर ही देखो ना। जब डोबर पूछा है तो जो फेमस 20 जल संधियां है सबको देखो। और डोबर पूछा है तो बास्पोरस पूछ सकता है, पोर्टुगल पूछ सकता है, कहीं सुंडा पूछ सकती है। तो फेमस जैसे ये क्वेश्चन बनाने का तरीका, एक का लैंडलॉक पूछा है, एक नदी पूछी है, एक महासागर पूछा है, तो सब पूछे जा सकते हैं। तो सब फेमस देखो। और ये कैसे पता चलेगा आपको, जब सॉल्व पेपर मार्केट में उसको हल ये सॉल्व हो या अनसॉल्व। और बहुत ज्यादा किताब मत रखो, हमेशा करता हूँ बहुत ज्यादा किताब मत रखो। ज्यादा किताब रखो तो पढ़ नहीं पाओ, रिवाइज नहीं कर पाओ। एक का चीज मिलेगा, ये तो मैं लिखा दिया 10 किताब पढ़ो, यही मिलेगा, बदल जाएगा। काली मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस और गैस की कमी होती है, ये सब बुक में लिखा रहेगा। तो क्या जो पढ़ने की 10 बुक क्यों? क्योंकि हमको जरूरत है रिवाइज की। अगर रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो कितना भी पढ़े लिखे हम क्यों ना हो, एग्जाम में कंफ्यूजन होने लगता है। अरे यार पढ़े तो हैं, ये सही है कि ये सही, अब बहुत तुक्का खींच गया है। अगर एक ही चीज 4 पढ़े रहोगे तो आप एग्जाम बेहतर तरीके से करोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा पढ़ने का प्रयास मत करो, चुनिंदा चीज को कई बार पढ़ो। 10 बुक कई बार पढ़ने से बेहतर एक बुक को 10 बार पढ़ो। अब सिलेक्शन ना हो, सिलेक्ट ना हो तो हमसे देखिए वो चीज करो। देखिए चलो आगे देखो और कुछ करें राइट। देखो राइट देखो क्या लिखे थे, मिट्टी का अध्ययन सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में बुकानन महोदय द्वारा किया गया था। बुकानन, बुकानन विद्वान नाम है बुकानन, ये भी आ चुके हैं एग्जाम में। अब ये मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है कि जीएस में आए हैं सब्जेक्ट में आए हैं। बुकानन महोदय ने किया है। देखो अगला स्टेप देखो, भीगने पर यह मिट्टियां, भीगने पर यह मिट्टियां मक्खन की भांति मुलायम। क्या हो गया, मक्खन नाम से हंसने लगी, फिर टोपी खाने का मन कर दिया है, मक्खन को मुस्कुरा रही हो, मक्खन आ गया, मक्खन का मुलायम, परंतु सूखने पर कठोर हो जाती है। अगला सवाल देखो, मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में, मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में आर्द्र, ऐसे आर्द्र एवं शुष्क, आर्द्र एवं शुष्क मौसम वैकल्पिक रूप में पाया जाता है। आर्द्र एवं शुष्क मौसम वैकल्पिक रूप में पाया जाता है। इसके फलस्वरूप इस प्रकार की मिट्टियों का निर्माण होता है। इस प्रकार की मिट्टियों का निर्माण होता है। अगला क्या देखो,
यह मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, पोटास एवं जीवाश्म की कमी पाई जाती है। जीवाश्म की कमी पाई जाती है। अगला स्टेप में लिखो, चूने की कमी के कारण यह मिट्टी अम्लीय किस्म की होती है। अम्लीय। यह मिट्टी मेघालय के पठार, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर के पाट पठार, ये पाट छोटा नागपुर के पाट पठार एवं असम के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। देखने से लगा आपको कि ये मिट्टी कहाँ पाई थी? जहाँ ज्यादा बारिश हो रही हो ना। पूर्वी पश्चिमी घाट, मेघालय के पठार, बारिश ज्यादा होती है ना। क्यों श्रेया? वहाँ बारिश ज्यादा होती है मेघालय के पठार पे। काहे? ज्योतिष क्या बोले? हम पूछे तो हमसे बोलो। क्या? कहाँ है? मासिनराम है, चिरापुंजी है, ठीक है, मेघालय की पहाड़ी में ही है। और मेघालय जो पठार है वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। मेघालय जो पठार है वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ये वाला, ये जो पठार है ना, मेघालय पठार, ये प्रायद्वीपीय, यहाँ पे गढ़ है, इसी से ये अलग हो गया। ये पठारी क्षेत्र है ना पूरा, ये यहाँ पे गढ़ बन गया, इसी से गढ़ से ये अलग हो गया है। और इसी पठार में मासिनराम, चेरापूंजी, यहाँ पे ज्यादा बारिश होता है भारत का, ठीक है। और इसी पठार पे काली ये आपका लेटराइट है, क्योंकि यहाँ मिट्टी ज्यादा बारिश होती है। और ये दक्षिणी पठार का ही हिस्सा है, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। एक यहाँ गढ़ द्वारा इसमें से ये नदी, गंगा नदी बहती है, यहीं से अलग हो गया है पठार, मुख्य पठार से। लेकिन जो मेघालय पठार है वो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, ठीक है। आगे लिखो, आखिरी लाइन, इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार, रंग बिरंगा लिख रही बात। इस मिट्टी का विस्तार
सर्वाधिक विस्तार केरल में पाया जाता है। ये आपका हो गया लकड़। अगला देखो पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी को इस मिट्टी का विस्तार क्या हो गया, इस मिट्टी का विस्तार हिमालय क्षेत्र की घाटियों और उसके ढालों पर 2700 मीटर से लेकर ढालों पर 2700 मीटर से लेकर 3000 मीटर के ऊंचाई के भागों में पाई जाती है। देखो इस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है। परंतु ह्यूमस मतलब जीवाश्म, ठीक है। परंतु ह्यूमस के कच्चे रहने के कारण यह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। अगला देखो क्या बताइए, इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। अगला स्टार देखो, भारत में ये हिमालय के अलावा प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ एक लेवल ऊंचाई है, ठीक है। जहाँ भी पर्वत टाइप का है, चाहे साउथ का पठार, साउथ वाला हुआ का क्षेत्र, नीलगिरी, अन्नामलाई, ये सब है, और आपका साउथ ईस्टर्न हिमालय का ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ भी, ठीक है। क्या देखिए, इस भारत में चाय, कहवा, मसाले एवं फलों की कृषि मुख्य रूप से इसी मिट्टी में की जाती है। एक लाइन और लिख लीजिए, यह मिट्टी मुख्यतः, जो हिमालय लिखे थे, यह मिट्टी मुख्यतः हिमालय, उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट
तथा प्रायद्वीपीय भारत के अन्य पहाड़ियों में भी प्रायद्वीपीय भारत के अन्य पहाड़ियों में भी पाई जाती है। जैसे ऐसे एक ये होगा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, छोटा यहाँ नीलगिरी अन्नामलाई है, ठीक है, यहाँ थोड़ा हिमालय है, यहाँ तीन छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ये सब ठीक है। यहाँ जो यहाँ तो नहीं है, इसलिए ये है, ठीक है। ये अगला लिखो मरुस्थलीय मिट्टी। इनका विकास शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में हुआ है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में हुआ है। अगला लिखो क्या ब्रैकेट। यह मिट्टी मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, एवं उत्तरी गुजरात में पाई जाती है। उत्तरी गुजरात में पाई जाती है। अगला टर्म लिखो। इस मिट्टी में लोहा एवं फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। लोहा एवं फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी होती है। एक लाइन और संक्षेप में क्या लिखो। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन फास्फोरस कमी पाई जाती है। क्या लिखा? लोहा फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा, लोहा फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में एवं नाइट्रोजन, लोहा फास्फोरस पर्याप्त मात्रा, लोहा फास्फोरस ह्यूमस होता है तो सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। देखो लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी, लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी है। लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टियां, ये मिट्टियां मुख्यतः राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एवं बिहार के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं।
का विकास सामान्यतः वैसे क्षेत्रों में हुआ है जहां जल निकासी की समुचित व्यवस्था का अभाव है, क्लास में नहीं छोड़ने वाले। अगला डिस्टर्ब लिखो, इस मिट्टी को रेत ये है रेत, इस मिट्टी को रेत कलर एवं ऊसर रेत कलर और ऊसर के नाम से भी जाना जाता है। अगला स्टेप लिखो, लवणीय मिट्टियों में जहां सोडियम क्लोराइड एवं सोडियम सल्फेट की अधिकता होती है, वहीं क्षारीय मिट्टी में सोडियम बाइकार्बोनेट की अधिकता होती है। आखिरी लिख लो, दलदली मिट्टी या पीट मिट्टी, दलदली मिट्टी या पीट मिट्टी, दलदली या इसको लिखो, यह मिट्टी मुख्यतः डेल्टाई क्षेत्रों एवं तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला जवाब लिखो, दलदली क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमा हो जाने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। यह मिट्टी अगला क्या लिख लो, कम उपजाऊ होती है।
हो गया मिट्टी आप लोग जो ज्ञान के पर्पज से, ठीक है। अब इससे ज़्यादा आपको कहीं भी ज्ञान है मिट्टी से आएगा नहीं सर। हाँ।